सो हेलो गाइस, मेरा नाम है जीशान और हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 10th का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम लाइट के नाम से जानते हैं और जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जिसमें हमारी ह्यूमन आई भी आती ही आप लोगों ने आई होप इसके बारे में सुना होगा। नहीं सुना है तो सुन लीजिए, वरना एग्जाम में कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारी चीज आती है लाइट। व्हाट इज लाइट? तो बेसिकली देखिए, साइंस में क्या है कि एक्चुअल चीजें हमने सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन हम धीरे धीरे समझ पाते हैं जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, चीज़ों को समझने जाते हैं। जैसे कि अब आप तो बचपन से जब से पैदा हुए हैं, चीज़ों को देख तो रहे ही हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज़ दिख रही है, कौन सी चीज़ नहीं दिख रही, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे मैं ये मार्कर देख रहा हूँ तो ये मार्कर दिख रहा है, बाय द वे सारी चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये क्यों दिख रही हैं? तो इसके पीछे का रीज़न है हमारा लाइट, और उसके पीछे का रीज़न फिर एक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीज़ें देखते हैं। अच्छा, हम लोग चश्मा या स्पेक्टिकल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन सब के पीछे का रीज़न वही है, लाइट एंड रिफ्लेक्शन का वाला, ठीक है। तो लाइट क्या है? बेसिकली इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी विच विद द हेल्प ऑफ विच विद द हेल्प we can see the surroundings, आसपास की चीजें हम इसी की वजह से तो देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और दूसरी इसकी डेफिनेशन एक और मान सकते हैं, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? ये एक तरह की, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का से मतलब है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, जो हमने सुना हुआ है, चुंबक, ठीक है। तो आप जब क्लास 10th में जाएंगे तो आप इसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कहने का क्या मतलब है। लेकिन अभी आप इसके बारे में मोटा मोटी इतना ही जान लीजिए, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन ट्रेवल, और ये किस में ट्रेवल कर सकती है? विच कैन ट्रेवल इन बोथ, in both medium as well as in वैक्यूम। वैक्यूम आई होप आप लोगों ने सुना होगा। वैक्यूम मतलब क्या होता है? वैक्यूम मतलब जहाँ कोई मीडियम ना हो, एकदम खाली जगह, हवा भी ना हो। जैसे कि हमारे आसपास हम क्या देखते हैं, हवा है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दुनियादारी है, लेकिन क्या वैक्यूम मतलब किसी तरह का कोई मीडियम अवेलेबल ना हो। तो लाइट क्या है? आपने देखा लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम, मतलब कि जैसे कुछ है नहीं कि धागा बांधना पड़ेगा या मतलब कोई चीज उसके मीडियम की जरूरत होगी कहीं जाने के लिए, तो बिना किसी मीडियम के भी चल सकती है। अच्छा हाँ, मीडियम के भी चल सकती है और मीडियम के बिना भी चल सकती है, ठीक है। मीडियम के बिना चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मीडियम होगा तो नहीं चलेगी, मीडियम होगा तो भी चलेगी, मीडियम नहीं होगा तो भी चलेगी। इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि चल सकती है मीडियम में भी और वैक्यूम में भी चल सकती है, ठीक है। इसके बारे में क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज है आपकी, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा कि लाइट कभी ऐसा तो है नहीं कि ऐसे जाते जाते स्ट्रेट लाइन चलती है। आपने अभी ऐसा तो देखा नहीं होगा कि लाइट चलते चलते सीधे सीधे से 90 डिग्री से घूम गई हो, फिर सीधे सीधे चलते जाते फिर 90 डिग्री घूम गई हो, फिर सीधे जाते ऐसे ऐसे कोई, मतलब आप किसी एंगल पे जब उसको डालेंगे लाइट को, जैसे आपने कोई ऐसे टार्च है ये, ठीक है, और आपने ऐसे डाली, ठीक है, तो आपने ही टार्च को उल्टा किया है, तो लेकिन लाइट तो सीधी ही निकल रही है, ठीक है। लाइट टेढ़ी बड़ी थोड़ी निकल रही है, लाइट तो सीधी ही जा रही है, समझ रहे हैं। तो लाइट हमेशा क्या चलती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन। मैं सीधे सीधे से देसी भाषा में लिख रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में तो सीधा साफ साफ एकदम बेहतरीन लिखा हुआ है। और अगर चाहिए तो मैं इसके बाद जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम इसका डिस्क्रिप्शन किसी वीडियो में डाल देंगे, इसके लेक्चर के नोट्स वो भी आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज और इसके बारे में एक होती है, एक प्रॉपर्टी, आप लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ
लाइट कितनी होती है, आई होप आप लोग जानते ही होंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, बट इन द वैक्यूम। क्या है वैक्यूम, अभी आपको पता है वैक्यूम बिना किसी मीडियम के इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸। देखते हैं आप कितनी ज्यादा स्पीड है। जैसे ही लाइट आप लोग डालते हैं एकदम टाक से पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसी तरह देख रहे हैं स्पीड यार कितनी ज्यादा है, 3 इंटू 10⁸ मतलब 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 टाइम्स। अगर से देखें तो लगभग कितनी बनती है, 300 लाख करीब बनती है। 3,000 लाख 3,000 लाख अगर इसे हम किलोमीटर में लिखें तो 3,000 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन एक सेकंड कितनी दूर जा सकती है, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। तो वो यहाँ तक की बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बार फ्लूअल नेचर होता है, एक नेचर होता है इसका पार्टिकल नेचर, ठीक है। अभी भी इसमें जंग चली रही है कि पार्टिकल नेचर है कि डुअल नेचर है। तो कुछ लोग समझौता कराने वाले आए, वो बोले ऐसा कर, दोनों मान लेते हैं, डुअल नेचर मान लेते हैं, पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये वेव नेचर है, कुछ लोग कह रहे थे, कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये पार्टिकल नेचर है। तो कुछ समझौता कराने लोग आए, वो बोला रहे काहे दंगा फसाद कर रहे हो, क्या करो दोनों मान लो। ये कुछ लोग कहो कि वेव है, कुछ लोग कहो पार्टिकल है। तो ऐसा काम करता है कि दोनों ही मान लेते हैं, वेव भी है पार्टिकल भी है। तो ऐसे वाइट जब पार्टिकल नेचर मानते तो इसको चलते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंडल से पैकेट बोलते हैं एनर्जी, जिसे हम लोग क्वांटा भी कहते हैं। क्वांटा सुना होगा, नहीं सुना होगा तो 12th में तो सुन ही लोगे। और वेव नेचर इसके ऊपर तो बाकायदा क्लास 12th में पूरा चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स नाम से, ठीक है। तो अभी ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, जब अगर 12th में क्लास 10 पार हो जाए, अगर 12th में पहुंच गए तो देखेंगे, अगर नहीं पहुंचे तो फिर यहीं आए देख लें सही चल रहा भाई, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही जानना एनफ है कि हाँ लाइट डबल नेचर रखती है, और बस बात खत्म, ठीक है। आई होप बात पल्ले पड़ी होगी, नहीं पड़ी है तो तभी ठीक ही। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पे आते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, जैसे हम कोई लाइट किसी चीज में फेंक के मारते हैं, ठीक है। वैसे लाइट के टॉर्च की आखिरी में फेंक के मारते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लाइट उस मीडियम के उस साइड चली जाती है, मतलब पार निकल जाती है। कभी क्या होता है टकरा के वापस लौट आती है, देख रहे होते हैं कि हम लाइट गई लौट के वापस आ गई, ठीक है। किसी एंगल पे हमने डाली और किसी एंगल से वो वापस चली गई। तो इसको क्या बोलते हैं, जब लाइट गई, मतलब अभी हम कोई ऐसे मानते हैं, ठीक है, ये कोई रिफ्लेक्टिव साइड है, ठीक है। ऐसे मैचिंग कर देने का मतलब होता है कि ये पीछे, इसके पीछे लाइट नहीं जा सकती। तो हमने लाइट ऐसे फेंक के मारी, तो लाइट कभी क्या होता है कि वापस चली गई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, लाइट गई और वापस लौट के आई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। वही अगर अभी इसमें हैचिंग ना किए होते, ठीक है, तो लाइट क्या होती कि सीधी ऐसे चली जाती, सीधे अंदर घुस जाती, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अपने रिफ्रैक्शन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अभी हम केवल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि जिस बॉडी से ये रिफ्लेक्शन कर रही है, जिस दीवार से या जिस भी मीडियम की बाउंड्री से जिससे ये कर रही है, वो ओपैक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ओपैक। ओपैक करने के लिए क्या करते हैं, पॉलिशिंग वगैरह कर लेते हैं। ओपैक मतलब समझ रहे ना, अरे यार जैसे एक ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट के लाइट गई और बाहर निकल गई, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और लाइट गई और वापस लौट आई, आज पार नहीं गई, तो उसको क्या कहते हैं, ओपैक। ओपैक करने के लिए हम उसके क्या करते हैं, ये पीछे इसके शीशे के ये मिरर है हमारा, ठीक है, मिरर, इसमें हम पॉलिशिंग वगैरह कर देते हैं, ठीक है, तो इसे ये ओपैक हो जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे जरूरी शर्त है कि बॉडी जिसके ऊपर ये रिफ्लेक्ट कर रही है वो कैसी होनी चाहिए, ओपैक होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यार ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे बात है कि लाइट गई, किसी सरफेस पे लाइट टकराई और वापस लौट आई, तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। और लाइट गई और पूरी चली गई अंदर,
वापस लौट के नहीं आई तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि कोई भी बॉडी हो, कितनी भी ज्यादा ओपैक हो, वो 100% रिफ्लेक्शन नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ पार्ट उसमें एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ पार्ट तो उसका आर पार निकल ही जाता है। नथिंग इज, नो बॉडी इज ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी। ठीक है, कोई भी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी नहीं है, मतलब 100% रिफ्लेक्शन कोई नहीं करता। बोलने को बोल देते हैं आइडियल है, आइडियल मतलब ये है कि आइडियल। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन में जो इंपॉर्टेंट हमारे दो रूल्स हैं, वो क्या कहते हैं लिख देंगे या पहले लिख लेते हैं? ठीक है, द इंसिडेंट लाइट, द इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे होती है लाइट की, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अभी देखते हैं नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, पहली बात तो ये होगी इन द सेम प्लेन। पहले ये बात समझ लेते हैं, उसके बाद अगली बात करेंगे। ठीक है, तो पहले ये बात समझ लेते हैं। जैसे कि प्लेन का कहने का मतलब है क्या है, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, तो ये भी एक ये एक बोर्ड है। ठीक है, तो ये एक प्लेन है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से हमने कोई मान लिया मिरर वगैरह, ठीक है, और इसी तरह से पीछे आइसिंग वगैरह कर दी जाए। अरे करते हैं, कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे आई, जो रे टकराती है पहले, ठीक है, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ये है हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये जिस पे टकराई है तो वापस भी जाएगी। ठीक है, ऐसे क्योंकि हमने ये उसी हैचिंग कर रखी है तो ये वापस भी चली जाती है। ठीक है, तो देख रहे हैं जिस इसी बोर्ड ऑफ द प्लेन में ही आई, ठीक है, इसी प्लेन पे ही, बोर्ड पे ही, और इसी बोर्ड पे चली गई। ऐसा तो हुआ नहीं कि ऐसे बाहर से आई है और बोर्ड पे टकराई फिर बाहर चली गई। ठीक है, तो ये तो कोई ये एक सिंपल बोर्ड के प्लेन में हुआ है सारा कुछ, तो इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए पहले लिखा हुआ था इंसिडेंट लाइट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। सब कुछ सेम प्लेन में ही लाई करता है। ठीक है, और जो नॉर्मल की बात लिखी हुई, नॉर्मल क्या है कि सिंपल एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसके सरफेस के, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। सीधा एक मतलब ये क्या होता है कि हम एक रेफरेंस मान लेते हैं कि किसके साथ में हम एंगल्स लेंगे। देखिए, एंगल लेने के लिए कोई और भी तो चाहिए ना, कि एक अकेली लाइट रे के बीच में तो एंगल होता नहीं कि हम ऐसी लाइन खींचते हैं और कहें इसका एंगल 60 डिग्री है, ऐसी कोई चीज होती नहीं। तो हमें कोई एक लेना पड़ेगा कि इस नॉर्मल है या ये जो भी लाइन है इसके साथ में इसका एंगल थीटा है, बीटा है, गामा है, या ये एंगल है, या ये एंगल है, ये एंगल है। तो कोई एक दूसरी लाइन तो होनी चाहिए ना, तो एंगल तो पता चलेगा कि एंगल कितना है। तो इसीलिए इस एंगल्स को पहचानने के लिए ये बनाया गया है कि एक नॉर्मल भी हम ले लेते हैं, और तो इसी में हमारा दूसरा लॉ निपट जाता है कि द इंसिडेंट रे जिस एंगल पे आई होती है, जिस एंगल से नॉर्मल के जिस एंगल पे टकराई होती है उसको बोलते हैं एंगल आई, और जिस एंगल पे नॉर्मल के साथ गई होती है वापस रिफ्लेक्ट करके जाती है उसको कहते हैं एंगल आर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग एंगल आई और एंगल आर ले रहे होते हैं, ये हम इस जिस बॉडी पे ये टकरा के वापस जा रही है, जिस पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके साथ लिए होते हैं। कुछ लोग क्या होता है कई बार मतलब भूल जाते हैं कि इसके साथ एंगल छाप देते हैं। गलत वो भी नहीं, लेकिन क्या है कि जो हमारा लॉ है, अभी देखिए ऐसा है, आप क्लास 10th में है तो ये भी सही वो भी सही के चक्कर में मत पड़िए, वरना ये भी सही नहीं रहेगा वो भी सही नहीं रहेगा। तो जितना पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिस एंगल पे लाइट आती है नॉर्मल के साथ, उसी एंगल पे लाइट लौट के जाती है। तो यही हमारा लॉ होता है, द एंगल between the incident ray and the normal is always 100%, 100% 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 100
same with the angle of reflected ray and normal। ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमने ये अभी बखान लिखा है पूरा, इसका मतलब कहने का क्या है कि जो द डबल द लिख गया यार, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे, यानी कि नॉर्मल के साथ में और इंसिडेंट के साथ में जो एंगल है, मींस लेंगे आई, इज ऑलवेज सेम, इज द सेम, अरे यार क्या क्या लिखते, इज द सेम विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल है उसकी हमेशा सेम रहती है, यानी कि इस कहने का मतलब यही तो है, एंगल आई इक्वल्स टू द एंगल आर। बोल ना भाई, यही तो एंगल, मतलब जो पूरी कहानी लिखे इसका मतलब यही तो है, ये जो ऊपर वाली कहानी लिखे है उसका मतलब ये है, ठीक है, कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। अगर यही कहानी हम लोग इस किताब के बारे में कर रहे हो तो ठीक है, ये भी एक प्लेन है इस तरह का, अब लाइट इस तरह से आती, इस तरह से लाइट लौट जाती और इस तरह से इसमें एक नॉर्मल होता, तो सारा काम किस प्लेन में हो रहा है, मतलब ऐसी लाइट आई, ठीक है, ऐसी लाइट लौट गई, तो इसके जिस पे ये टकराई है इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन होता है इस तरह से, उसमें पूरी लाइट ऐसे लाइट आई, ऐसे लाइट लौट चली, ठीक है, तो इस प्लेन में हो रहा होता पूरा। वैसे इस तरह से बोर्ड में हमने ये फ्रेम ये अपना मिरर बनाया हुआ या कोई रिफ्लेक्टिंग बॉडी बनाई, ऐसे इंसिडेंट रे आई और ऐसे इंसिडेंट रे चलेगी, तो यानी पूरा सारा काम किसमें हो रहा है, इस बोर्ड के प्लेन में हो रहा है। ये लाइट आई, इस तरह से लाइट चली गई, ठीक है। अरे आप ऐसे देख सकते हैं, आप देखो हमारा लैपटॉप, क्या क्या लैपटॉप दिखा रहा है सर, अरे हाय मालिक, उसमें बीटेक में लिए थे तो कोई काम अब तो है नहीं, तो यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस तरह से कोई मतलब लाइट ये कोई इस पे टकरा रही है, ये लाइट हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, तो लाइट इस तरह से आई, यहाँ पे टकराएगी और इस तरह से वापस चली जाएगी, तो ये हमारी इंसिडेंट रे इसी प्लेन में है, इस प्लेन में, और ये जो पूरा प्लेन है, प्लेन मतलब है पूरा कोई एक सरफेस, और इस तरह से लाइट चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल डाले रहते हैं, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन, ये कहने का तात्पर्य था, ठीक है। आई होप अभी तक आप इसे समझिएगा, हमने रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी इमेज बनती कैसे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है किसी मिरर के सामने, तो उसकी इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज याद रखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए एटलीस्ट दो रेस का इंटरसेक्शन जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ at least two reflected, देखिए पूरी डेफिनेशन होती है, रिफ्रैक्टेड भी है, क्योंकि जब आगे हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा कि रिफ्रैक्शन भी इसमें होता है, लेकिन अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेस इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बनाने के लिए कम से कम, एटलीस्ट का मतलब समझ लीजिए आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो होनी चाहिए, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, मतलब आपने कोई बल्ब जलाया, कोई भी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट हम जला रहे हैं, ल्यूमिनेसेंट जलाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं उससे एक आध रे निकल रही, दो रे निकल रही, लेकिन हम अपनी समझने के लिए सिर्फ दो रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि कब ज्यादा मतलब आप देखिए 50 1 लाख रे निकाल दिए ऐसे करके अब इमेज बनाना चाहते हैं, ठीक है। अभी ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये भी एक इमेज, ये भी एक रे, ये भी एक रे, ये भी एक रे, ये भी एक रे, ऐसे 500 रे बना देंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ दो रेस के बारे में करते हैं, क्योंकि जहाँ पे दोनों रेस इंटरसेक्ट कर जाएंगी वहां पे इमेज बन जाएगी। अच्छा, अब जरूरी भी नहीं कि इमेज रेस वाकई इंटरसेक्ट करें, तो वहां पर इमेज बनाने के लिए हम उन्हें जबरदस्ती इंटरसेक्ट कराते हैं। अभी देखते हैं जबरदस्ती इंटरसेक्ट कैसे कराएंगे।
तो इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज, रेज नहीं लिखा, दैट रिफ्लेक्टेड रेज इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज की इंटरसेक्शन होना जरूरी है। बार बार कैमरा से चेक करते हैं भाई कि वीडियो बन रहा है बराबर कि नहीं। ओके, इस तरह से अब देखते हैं कि हम लोग उन्हें रेस को काटते कैसे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा भाई फिर से कोई रिफ्लेक्शन के लिए कुछ बना दिए। ठीक है, मान लीजिए इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की तरह, मतलब इस पे हम सारा काम करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जैसे, ठीक है, उसका मुंडी ऊपर है और ऐसा है। ठीक है, अब इससे देखो एक रे जाती है सीधी, डालते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जब किसी जिस एंगल पे लाइट जाती है उसी एंगल से लौटती है। तो जब सेम ही मतलब नॉर्मल के साथ सेम ही जा रही है तो जिस एंगल पे जाएगी उस एंगल पे अपने रिफ्लेक्ट करके वापस लौट आएगी। ठीक है, और एक हमारी इमेज इस तरह से हम डालते हैं अपनी, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने पहले ही लिखा था कि इमेज बनाने के लिए कितनी रेस का इंटरसेक्ट करना जरूरी है, दो रेस का। ठीक है, तो हम दो रेस भेजते हैं, एक सीधी भेज दी अपनी, एक रेस जो सीधी जा रही है मतलब नॉर्मल के साथ। नॉर्मल कौन सा होगा, इस मिरर के परपेंडिकुलर एकदम सीधा। जब नॉर्मल गई ही नॉर्मल है तो वापस वैसे ही लौट आएगी। ठीक है, तो जैसे ही रिफ्लेक्टेड रे, क्या हो जाता है यार, जैसी रिफ्लेक्टेड रे गई उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे की सीधी वापस आ गई। ठीक है, दूसरी क्या हुई, हो गया क्या। ठीक है, दूसरी रे हमने किसी एंगल पे डाली। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हमने ऐसे रे डाली इंसिडेंट रे। अब देख रहे हैं नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना है, ये एंगल मान लेते हैं एंगल आई। ठीक है, तो जिस जिस एंगल पे रे जाती है, हमने अभी लॉ पढ़ा था, उसी एंगल पर रे हमारी वापस लौट आती है। ठीक है, ये हमारा कौन सा रे होगा, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। देख रहे हैं जिस एंगल पे गई उस एंगल पे वापस आ गई। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है आई आर, और इसको बोलते हैं आर आर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब देख रहे हैं एक हमने क्या कहा था, इमेज को मिलने के लिए कम से कम इमेज बनाने के लिए दो रेस का टकराना जरूरी है, इंटरसेक्ट करना। लेकिन ये देख रहे हैं एक इधर जा रही और एक टकराने के बाद सीधी निकल गई। अब एक ऐसी जा रही है, एक ऐसी जा रही है, तो कभी मिलने का कोई चांस लग रहा है हमें, कोई चांस नहीं मिलने का। तो हमने क्या कहा था, अब हमें इनको जबरदस्ती मिलाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन रेस को पीछे घसीटेंगे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से इनको पीछे घसीटेंगे, ऐसे बनाते हैं ताकि मतलब ये लगभग सेम डिस्टेंस पे लगे, क्योंकि मैं ये एंगल ज्यादा बनती है। थोड़ा सा आर्ट का लोचा है, बाकी सब ओके है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये टकराएंगी वहीं पे हमारी इमेज तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारी इमेज है, अंडरस्टैंड। देखिए देखने में नहीं लग रही, लेकिन ये जो डिस्टेंस है एल और ये डिस्टेंस भी एल ही होगी, क्योंकि नॉर्मल मिरर में क्या होता है, जो हमारा प्लेन सरफेस होती है, ये हमारा कैसा मिरर है, प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस में ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है इमेज जस्ट उसके उतनी ही दूर बनती है। अब आपने क्या चीज देखी, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट की नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, ये तो इस रे पे इस पाथ पे वापस आ रही, हमने क्या किया, इन्हें जबरदस्ती मिलाया, क्योंकि लाइट आई कैसे यहाँ पे आई और टकरा के वापस लौटने लगी, तो हमने क्या किया, इसको जबरदस्ती मीट कराया।
तो जब हम रेस को जबरदस्ती मीट कराते हैं और जो हमारी इमेज बन के तैयार होती है, ये हमारी वर्चुअल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज। मतलब इमेज बनी नहीं है, लेकिन हमने जबरदस्ती बनाई है, जबरदस्ती रेस को मीट कराया है। और ये जब प्लेन सरफेस किसी की चीज की इमेज बनाता है तो ये एक लैटरली इन्वर्टेड रे इमेज बनाता है। लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई सा लेटर लिख दें, जैसे मान लो हमने यहाँ पे पी लिख दिया, ठीक है। तो लैटरली जैसे हमने शीशे में देखते हैं ना, हमारा जैसा हम हाथ उठाए होते हैं, जो सा हाथ, तो शीशे में लगता है उसका उल्टा हुआ हाथ उठाया हुआ है। जैसे हमने अगर उसमें शीशे में सीधा हाथ उठाएं, तो अपना सीधा हाथ उठाएं तो शीशे में लगेगा कि ये सामने वाला जो है अपना उल्टा हाथ उठाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम पी बनाए तो आप शीशे में क्या देखेंगे? इस तरह की पी देखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऐसे डब्लू बना हो तो यहाँ पे क्या बन के आएगा? डब्लू। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी ना, उनका मिरर इमेज भी सेम ही होती है, लेकिन पी की मिरर इमेज अलग होती है, इसकी मिरर इमेज सेम ही लगती है, लेकिन इन्वर्टेड दोनों ही बनेगी। आपने देखा होगा एम्बुलेंस वगैरह में, एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, ऐसे एम्बुलेंस ऐसे लिखा जाता है ना, भूल गए एम्बुलेंस। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस इस टाइप से लिखते हैं। एक्चुअली एम्बुलेंस किसको नहीं मालूम एम्बुलेंस कैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, साइंस का इस्तेमाल करते हैं। एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखते हैं उसमें। अब देखिए, ऐसा लिखेंगे तो ऐसा समझ में आएगा। अभी कॉमन सेंस की बात है कि अगर ऐसा लिखते हैं तो ऐसा नजर आना चाहिए, इसीलिए हम एम्बुलेंस पे इस तरह से लिखते हैं एम्बुलेंस, ताकि जब सामने वाला जो आगे ड्राइवर एम्बुलेंस के हो, तो जब वो देखे इस चीज को एम्बुलेंस, तो उसे सीधा दिखाई देगा कि पीछे एम्बुलेंस है, वो रास्ता देने में जल्दी करेगा। समझ रहे हैं? तो आपने इसमें कितनी चीजें सीखी प्लेन मिरर के बारे में, कि इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनेगी अभी हम दिखाएंगे। रियल इमेज बनती है हमारी रिफ्लेक्टिव, जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसमें, ठीक है। ये हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, हमेशा लैटरली इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगी इमेज डिस्टेंस। मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर पे मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा, इमेज उतनी ही दूर बनेगी। तो क्या वर्चुअल इमेज लैटरली इन्वर्टेड होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और कभी हमेशा ये जबरदस्ती मिलाई जाती है, ठीक है। देख रहे हैं, जबरदस्ती मिलाई गई है। तो रिफ्लेक्टेड रे में रिफ्लेक्टेशन बाय मिरर में से इतना ही था केवल, ठीक है। हाँ, और एक चीज और, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की हमारी इमेज बनती है। आप देख रहे हैं, जैसे जब प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हैं, जितने बड़े आप हैं एक्चुअली उसमें उतने ही बड़े नजर आते हैं। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स में इतना ही था। आपने ये दो वाले लॉ, और ये हमारे लैटरली इन्वर्टेड वाली बात, और ये कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के हमेशा बराबर होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, या उन्हें हम कर्व्ड मिरर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अभी हम कैसे बात कर रहे थे कि सीधे सीधे एक प्लेन मिरर था, अब उसमें मतलब कर्व्ड मिरर होगा। अब स्फेरिकल कहने का मतलब क्या है? स्फेरिकल कहने का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो एक स्फेयर का पार्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इस तरह से कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी हम आउटर बॉडी
पॉलिश कर देते हैं, ये पॉलिश साइड है, क्योंकि अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो एक लेंस बन जाएगा। लेंस समझ रहे हैं कि लाइट जाती और उसमें उस पर रिफ्लेक्ट ना करके रिफ्रैक्ट करती है, मतलब वापस उसी मीडियम में, दूसरे मीडियम में। लेंस अगर मोटा है तो उसी मीडियम में चली जाएगी, अगर इसके बाद भी जो इधर मीडियम है वो भी मीडियम इधर भी है तो क्या करेगी, सेम मीडियम में चली जाएगी। लेकिन हम इसलिए इसको पूरी तरह से एक पॉलिश सरफेस बना देते हैं, ठीक है। अब स्फेरिकल कहने का मतलब ये है कि देखना पूरा स्फेयर तो नहीं, लेकिन अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे तो ये एक्चुअली एक स्फेयर ही बन के आएगा, ठीक है, एक स्फेयर बन जाएगा। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग साइड, जो साइड देख रहे हैं, लाइट यहाँ से आएगी वापस चली जाएगी, यहाँ से आएगी वापस चली जाएगी, सीधी जाएगी वापस चली जाएगी। तो रिफ्लेक्शन किस साइड हो रहा है, अंदर की साइड, इस तरह से होता है रिफ्लेक्शन। इस तरह के जो मिरर होते हैं, ये जो काला वाला साइड है हमारा, काला साइड है, एक्चुअली काला दोनों ही साइड है, आज इधर कम काला यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये जो साइड होती है रिफ्लेक्टिंग साइड, इसको हम जो कर्व साइड रिफ्लेक्टिंग जो ऐसे घुसा हुआ गुफा जैसे बनी होती है, इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर। देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग साइड कैसी है, जो रिफ्लेक्ट करने वाली साइड है वो ऐसी गुफा टाइप की बनी हुई, सांप जैसा सांप बना दें इसे, तो ऐसे ये रिफ्लेक्टिंग साइड, इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और सेम तरह से अगर हम ऐसे बनाएं, ठीक, और रिफ्लेक्टिंग साइड, अब देख रहे हैं पॉलिसी, ध्यान देने के बाद देखना ना भाई, ध्यान देने के बाद इसमें जो गुफा का बाहरी साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है, वो पॉलिश्ड है। इसमें क्या है, जो गुफा का अंदरी साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है। इसमें लाइट कैसे आएगी, इसमें लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, देख रहे हैं। इसमें कहाँ लाइट इस साइड रिफ्लेक्ट कर रही है, इसमें साइड लाइट इस साइड रिफ्लेक्ट करेगी। अंडरस्टैंड, बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा जो गुफा वाला होता है मिरर, इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे केव है, कॉनकेव गुफा जैसा, आप लिख सकते हैं कहीं पे अपने देसी नोट्स में, गुफा जैसा, उसे कॉनकेव कहते हैं। क्योंकि जब एग्जाम देने जाते हैं तो इसी में कंफ्यूजन होती है, कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है। और अगर पहली बात भूल गए कि कॉनकेव कौन सा और कॉन्वेक्स कौन सा, फिर तो वहां लेने के देने पड़ ही जाएंगे कि अब फार्मूला लगाया कौन सा जाए, जब पता ही नहीं कि कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। तो ये अब दूसरा वाला जो साइड है वो ऑटोमेटिक कॉन्वेक्स बन जाएगी। अच्छा, अभी तो ये लगता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, हल्के में लेते हैं। लेकिन जब यही लेंस आते हैं, लेंस में मामला उल्टा है। लेंस में जो कर्व साइड है इस साइड का, इसको भी अगर इस साइड से ऐसा कर लें, दूसरा एक और बनाते हैं, तो वो कॉन्वेक्स बन जाता है। तो लेंस में जो कॉनकेव होता है वो कॉन्वेक्स बन जाता है, और जो कॉन्वेक्स होता है वो कॉनकेव बन जाता है, ठीक है। तो आगे की बात आई थिंक की जा सकती है कि इसमें कौन क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स में भी रूल्स वही लगते हैं जो कॉन्वेक्स में कॉनकेव में लगते हैं। पहले कौन क्या होता है, पहले हम लोग ये सीख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बड़ा सा हम कॉन्वेक्स बना लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा एक चम्मच होता है, चम्मच देखते हैं आप, खाने वाला स्पून, टेबल स्पून, उसका दूसरा जो साइड होता है वो अगर हम पॉलिश कर रहे हैं तो इधर का साइड कौन सा होता है, जो सांप जैसा बना होता है, वो उसको हम कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पूरा अपना पूरा कर सकते हैं इमेजिनरी, ठीक है। ये है नहीं पूरा, ऐसा नहीं पूरा बना दिए, कॉनकेव मिरर होता इतना ही है, लेकिन हम इसको इमेजिनरी बनाए हैं, ठीक है। इस तरह से एक हम प्रिंसिपल एक्सिस बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, टीए बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जहां पे ये इसको कट करती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है, उसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। लिख भी सकते हैं यहाँ पे, द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टिंग मिरर intersects known as pole, ठीक है। तो दूसरी चीज, अब देख रहे हैं ये एक स्फीयर जैसा बन रहा है, तो जब स्फीयर जैसा बन रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट भी आएगा, सेंटर आएगा,
इसी सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारा पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसके यहाँ पोल से लेके यहाँ तक ये देख रहे हैं, अरे ये अब यहाँ से लेके पोल से लेके यहाँ तक देख रहे हैं, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। और यह एकदम इसका मिड पॉइंट होता है, तो क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू R/2। फोकस हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है। आप अपनी बात जहन नशीं करें, समझ लें, बुद्धि में चढ़ा लें, उसके बाद हम लोग आगे की बात फरमाएंगे, ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और होती है इसमें, एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, तो जितनी ये रिफ्लेक्टिंग जगह है, देख रहे हैं जहाँ पे ये लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये यहाँ से लाइट, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ऐसा ऐसा बनाया हुआ है, तो ये पूरा, ठीक है, ऐसा आप पूरा जितना बनाएंगे तो ये जो है ये हमारा एपर्चर कहलाता है, दिस इज एपर्चर, ठीक है। अब इमेज बनने के रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इमेज के फॉर्मेशन, देखो एक रूल तो हमने अभी आपको पहले ही बताया कि इमेज बनने के लिए एटलीस्ट कितनी रेस का इंटरसेक्ट करना जरूरी है, 2 रेस का, ठीक है। तो वो रूल को तो आपको बैठ के रखना ही है, ठीक है। रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज फॉर्मेशन रूल्स, ठीक है। देखिए पहला रूल क्या है, इसी एक ही में हम लोग पूरा मिटा मिटू के समझ लेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ऐसा कोई लाइन होती नहीं, लेकिन अरे ये क्या बन गया, तो सांप बना दिए थे, सीधी लाइन होनी चाहिए, तो ताकि समझने में भी आसानी रहे और समझने वाले को भी आसानी रहे, बीच में बनाते ताकि वर्चुअल वाली इमेज भी आसानी से बना सके, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, एक साइड रिफ्लेक्टिंग रहे तभी मिरर कहेंगे, वरना लेंस हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। जब लाइट्स, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फोकस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। जब लाइट्स आप देखें, जब लाइट्स पैरेलल आ रही होती है, ठीक है, तो वो हमेशा इसके फोकस से पास करती है, ठीक है। जितनी भी लाइट्स होंगी यहाँ से चाहे आए, अगर वो इसके पैरेलल ही इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस टच करती है तो हमेशा इसके फोकस से पास करेगी, ठीक है। देख रहे हैं पैरेलल वाली लाइन जो सीधी टकराएगी तो सीधी वापस आ जाएगी, ठीक है। जितनी भी लाइट्स होंगी जो भी इसके पैरेलल आएंगी, इसके रिफ्लेक्ट करेंगी, तो हमेशा इसके प्रिंसिपल फोकस से ही क्रॉस करेंगे, समझ रहे हैं। आई होप बात, पहला रूल समझ लीजिए, ये पहला रूल था हमारा, लाइट रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, देखिए ना इंफिनिटी से आ रही है, जो पैरेलल आती है वो इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी से जो पैरेलल आ रही होती हैं दे पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही क्रॉस करेंगी, ठीक है। सही आ रहा है, हाँ ठीक है। ये पहला रूल, ठीक है, पहली बात समझ गए। अब दूसरा रूल समझते हैं, ठीक है। ये रूल समझ जाएंगे तो आपको जो रटने वाला प्रोसेस रहता है ना बात का, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है तो इमेज कहाँ पे आएगी वगैरह वगैरह वाली चीजें, ये बहुत आसानी से चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। ये पूरा पूरा कर लेते हैं, ओके।
समझ रहे ना भाई। दूसरी बात, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, पहले लिखते ना सर, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। वाइस वर्सा तो आपने बहुत सुना होगा यार, सीबीएसई वालों ने, सीबीएसई के और आईसीएसई के लोग ये तो बहुत सुनने रहते हैं वाइस वर्सा, ज्यों का त्यों वाला मामला। अब देखो, जो लाइट्स पैरेलल आ रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हुई? फोकस से। तो जो लाइट्स फोकस से पास हो रही हैं पहले से, जो लाइट फोकस से आ रही है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल लौट जाएंगी, ठीक है। अब देख ना ये चीज, जो चीज पहले फोकस, देखिए इसमें क्या हुआ, बाद में फोकस से पास हुई, पैरेलल आई, फोकस से पास हुई। अब इसमें क्या, फोकस से आई है तो पैरेलल ही लौट जाएगी, ठीक है। यहाँ से फोकस से आई तो पैरेलल सीधी लौट जाएगी, यहाँ से ऐसे आई, फोकस से डायरेक्ट क्रॉस की, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो फोकस से जो लाइट पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही लौट जाएगी, तो इसीलिए इसमें लिखते हैं वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। लाइट रे जो इन्फिनिटी से आती थी या पैरेलल आती थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होती थी। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद उसके पैरेलली लौट जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। दो बातें, दो रूल समझ गए, दो रूल हो गए। अब तीसरा रूल सुनते हैं। बार बार ये काहे ये सोचा रहा है, अरे ठीक है, ठीक है, हो जाते हैं बार बार, सेंटर फोकस। अब दूसरा रूल, तीसरा रूल हमारा क्या कहता है? तीसरा रूल हमारा ये फरमाता है कि जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करे, मतलब पास होगी, पहले इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये रिफ्लेक्शन से पहले जो लाइट होती है वो कौन सी होती है? इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस लौट जाती है, समझ रहे हैं। जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्या लिखेंगे इसमें, द इंसिडेंट रे which passes through center of curvature retraces its path, अपने रास्ते पे वापस लौट जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। और एक छोटी सी बात और सुन लेते हैं, जो लाइट प्रिंसिपल फोकस पे डायरेक्ट इंसिडेंट होगी, यूं वो डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस बिल्कुल सेम लॉ फॉलो करेगी जैसे हमारा इंसिडेंट वाला लॉ है ना, IR वाला, सेम। जिस लाइट पे ऐसे वाली इंसिडेंट रेट आई तो यहाँ से सीधी वापस लौट जाती है पोल से, जो मतलब सीधा पोल पे टकराएगी, सीधा पोल के एकदम वही लॉ को फॉलो करते हुए नॉर्मल जो आर होता है ना, समझ रहे। आई होप बात को, इतने रूल समझ गए होंगे। इतना ही रूल है, तो ये कॉनकेव के लिए मैंने लिखे थे, कॉन्वेक्स के लिए भी सेम रूल्स हैं, आप अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट का पहला केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पहला केस हो गया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा है, बहुत दूर। इंफिनिटी मतलब देखिए, इंफिनिटी जैसी कोई चीज है तो है नहीं दुनिया में, देखें कभी कोई इंफिनिटी। जैसे हम लोग नंबर बोल देते हैं नंबर सिस्टम में कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक है, पूछते हो इंफिनिटी कहाँ है, वो तो नहीं पता। मतलब लंबा सा नंबर लिख दिया इतना भारी, तो कहिए इन्फिनिटी है, लेकिन इन्फिनिटी जैसा कोई नंबर तो है ही नहीं, उसके आगे एक और छाप दो जाके, बड़ा हो गया उससे भी ज़्यादा। तो इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ है नहीं, लेकिन क्या है, इन्फिनिटी कहने का मतलब ये होता है कि बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले लॉ के अनुसार जो हमारी लाइट पैरेलल आई, ऑब्जेक्ट से सीधी पैरेलल आई और इससे रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से पास हो करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। उसी तरह से ये वाली अच्छा, मैंने क्या कहता, इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट दो रेज का टकराना जरूरी है। मैंने यहाँ पे एक और रे इसलिए दिखा दी ताकि मतलब क्लियरिटी के लिए, जो भी रे पैरेलल आएगी वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो दूसरी रेज इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे इमेज बनी है। तो इमेज का यहाँ पे साइज देखें तो अब देखें यहाँ पे इमेज को हमने कोई घसीटा घसीटी तो की नहीं, रे सीधा यहीं से आई है, रियल रे यहीं से आई है, तो हमने कोई
घसीटा घसाटी तो की नहीं है, तो ये कैसी रे बनेगी, रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज। जब रिफ्लेक्टेड रेस वाकई इंटरसेक्ट कर रही होती है, लिख देते हैं यहाँ पे, इफ ए रिफ्लेक्टेड रेस intersects actually, then it forms a real image। तो यहाँ पे एक रियल इमेज भी दिखाई मिलती है। अब आप देख रहे हैं कि इमेज बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कैसा बनना चाहिए ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा, वेरी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा बनता है, वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटा बनता है, ठीक है। रियल बनता है, बहुत ज्यादा छोटा बनता है। अच्छा हाँ, इन्वर्टेड और बनता है, उल्टा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड फोकस पे बनती है, बहुत ज्यादा छोटी बनती है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है तब जब, ठीक है। अब अगले केस के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट एट, अगला केस क्या है, देखिए पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा था, अब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे कहाँ पे, पहले तो इन्फिनिटी पे रखा था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रखा। ऑब्जेक्ट एट, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे रखा है। सेम काम वही करेंगे, ऑब्जेक्ट एक पैरेलल रेस भेजेंगे, ठीक है, ये फोकस से हमारे क्रॉस करेंगे, पैरेलल रेस कहां से जाती है, फोकस से क्रॉस करती है, ठीक है। और एक रे हम भेजते हैं डायरेक्ट फोकस से, ठीक है, एक रे हम कैसे भेजेंगे, डायरेक्ट फोकस से भेजते हैं, ठीक है। जो रे हम जानते हैं फोकस से डायरेक्ट जाती है, वो कहती है हो जाती है बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाती है। तो अब देख रहे हैं ये कहाँ पे मीट किए, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके बीच में, तो यहाँ पे यहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑब्जेक्ट कहाँ देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे सी और एफ के बीच में, तो इमेज हम तो यहाँ पे भी इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, ये बात सही है, वेरी डिमिनाइज्ड नहीं होगी लेकिन डिमिनाइज्ड होगी, मतलब जितनी पिछले बार आप देख रहे हैं हम, जैसे जैसे हम रिफ्लेक्टेड सरफेस के पास में आते जाते हैं हमारी इमेज बड़ी होती जाती है, देख रहे हैं आप, देखते हैं जैसे मॉल्स वगैरह हम देखते हैं शीशा वगैरह लगा होता है, तो जैसे जैसे पास जाते हैं तो उसकी इमेज बड़ी होती जाती है, उसी तरह से जिस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास में आते जाते हैं इमेज थोड़ी बड़ी दिखने लगती है, ठीक है। तो पिछली बार वेरी डिमिनाइज्ड थी, अब की बार डिमिनाइज्ड है, पिछली बार रियल बनी थी, अब की बार भी रियल, क्योंकि रेस वाकई में इंटरसेक्ट की है, हमने कोई जबरदस्ती की नहीं की, वाकई रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मीट की है, ठीक है। एक बात क्लियर है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी, बिटवीन, लिख भी लेते हैं क्योंकि यही याद रखने वाली चीज है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, और बहुत ज्यादा छोटी नहीं बनेगी लेकिन हाँ छोटी बनेगी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। हमने तीसरी बार में ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे सेम भाई एक पैरेलल लाइन भेजेंगे, पैरेलल लाइन भेजेंगे तो कहाँ से वो पास कर जाएगी, फोकस से, ठीक है, ये हमारी फोकस यहाँ से पास हो जाएगी। भाई पहले ही रूल बताया था कि अगर लाइन पैरेलल आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है। और एक हम सीधी फोकस पे भेजेंगे, सीधा फोकस से होते हुए, तो वो कहाँ से पास होगी, सीधी हमारा यहाँ से पास होगी, ठीक है। पूरा बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है भाई, तो यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, आपको याद भी रखनी है। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, कैसी बनती है, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड बनती है, कहाँ बनती है, एट जीरो देख लिया आपने,
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये याद रखने वाली, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा इमेज उतनी ही बड़ी आएगी इसमें, ठीक है। कहाँ पे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी सेम साइज की बनती है, मतलब मैग्नीफाइड नहीं होती, नॉन मैग्नीफाइड होती है, रियल इन्वर्टेड होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। अब चौथी बात, चौथा केस कौन सा बचा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख दिया। अब क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देते हैं चौथे वाक्य में। चौथे में क्या करेंगे, खत्म होगी टाइम। ठीक है, अब हमारा फोर्थ केस है। अब ऑब्जेक्ट हमने पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, पहले कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पहले रखा था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। तो फिर सेम वही एक पैरेलल रे भेजेंगे, वो क्या फोकस से पास होती हुई लौट आएगी, एक फोकस से भेजेंगे वो सीधी पैरेलल लौट आएगी। अब जब ये दोनों रे मैच कहाँ पे करेंगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, सेंटर देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा बाहर इंटरसेक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंडरस्टैंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनी है, रियल रेस के इंटरसेक्शन बनी है, तो कैसी बनी है इमेज, रियल रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। तीसरी कैसी बनी है, इनलार्ज्ड बनी है, बड़ी बनती है, थोड़ी सी देख रहे हैं कितना लंबा डंडा बन रहा है, थोड़ी सी इनलार्ज बनती है, और मैग्नीफाइड बोलते हैं इसी को, बड़ी बनती है, जूम टाइप की बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बनती है, ठीक है। चौथा केस हो गया। अब हमारा एक केस और बनता है जो कि है लास्ट केस हमारा, जब वहां पे इमेज हमारी ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता है, ऑब्जेक्ट एट, अच्छा इस केस में आप चीज देखिए, एक चीज याद है आपको, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पहले, तब इमेज कहाँ बनी थी, सी और एफ के बीच में। अब क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। तो आप चीज देख रहे हैं, मोस्टली ऑप्टिक्स में क्या होता है, इसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं रिफ्लेक्शन में, कि इमेज ये हमेशा यहाँ पे ज्यादातर वाइस वर्सा पॉसिबल होता है। कैसे, जैसे लाइट पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है, फोकस से आती है तो पैरेलल पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑब्जेक्ट कर रखा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से और सी और एफ के बीच में बनती है। इस तरह के 22 वर्षा यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल होते हैं, इससे क्या होता है, याद रखना पॉसिबल होता है। देखिए जब पहले केस में जब बहुत दूर रखी होती है तो इमेज बहुत छोटी बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, बहुत छोटी बनती है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी पहले आ जाती है तो कैसी बनती है, थोड़ी सी मतलब बनती छोटी ही है लेकिन थोड़ी और बढ़ जाती है, मतलब डिमिनाइज्ड, पहले क्या बोलते हैं वेरी डिमिनाइज्ड, फिर बोलते हैं डिमिनाइज्ड। उसके बाद जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती है, सेम साइज की बनती है, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होता है, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनती है। कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, और इनलार्ज बनती है या अब मैग्नीफाइड बनती है। और पांचवा केस है हमारा ऑब्जेक्ट एट द फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रख दिया जाता है। अब आप ये बात सोच के बताइए कि इमेज कहाँ बननी चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया जाए तो इमेज कहाँ बनेगी, आप इस चीज को अपने दिमाग से सोच कर बताइए, नहीं तो तुक्का मारिए। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाता है, थोड़ा फोकस पीछे बना लें ताकि हमें समझने समझाने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, एक सीधा भेजेंगे, पैरेलल भेजी तो सीधी पैरेलल ही लौट आएगी, और एक यहीं पे रखा है तो क्या भेजें दूसरा, ठीक है। समझ रहे हैं, तो क्या यहीं पे इमेज बन जाएगी,
फोकस पे ही अगर अरे उल्टा कर दिया भाई, सॉरी सॉरी, सेम है, मतलब फोकस पे रखा है अगर ऑब्जेक्ट, तो एक तो रिफ्लेक्ट करके क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल जाएगी तो क्या करेगी, फोकस से लौट के सीधी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और एक रे हम कैसी भेजेंगे, फोकस से पास होती हुई, वो हमारी पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो एक हम वही अपनी फोकस से भेजेंगे तो सीधी पैरेलल हो जाएगी, एक हम क्या करेंगे, सीधी यहाँ से एक पैरेलल जाती है और एक अपनी तिरछी जा रही है ऐसी। तो अब ये कौन से लॉ को फॉलो करेगी, लास्ट में लॉ बताया था, जिस एंगल पे प्रिंसिपल फोकस से टकराएगी उसी एंगल पे वापस हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं ये इमेज, देख रहे हैं कहीं पे इंटरसेक्ट करती दिखाई दे रही है, तो मान लेते हैं ये हमारी इन्फिनिटी वेरी वेरी तो इसमें कैसे बनेगा, क्या लिखें इसमें, तो पिछली वाली का है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज देखिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज एट इन्फिनिटी। देख रहे हैं, इमेज हमारी इन्फिनिटी बनेगी, हाँ, तो हमारे इस केस में देख रहे हैं इमेज हमारी कैसी बनेगी, एट इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। मतलब इन्हें हम कहीं ना कहीं आगे मान लेते हैं, कहीं लड़ जाएंगी तो इन्हें इन्वर्टेड मानते हैं। ठीक है, अब हमारा चौथा केस हो गया, ये पांचवा केस हो गया। उसके बाद हमारा एक केस और बचता है जिसे हम आप लोग खुद इतने समझदार हैं समझ सकते हैं। नेक्स्ट छठे में हम लोग कहाँ पे रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट एट फोकस एंड प्रिंसिपल पोल, मतलब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, मतलब यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने यहाँ कहीं पे, भाई सीधी एक लाइन भेजेंगे तो प्रिंसिपल फोकस से ये पास हो जाएगी, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन एक हम सीधी लाइन भेजेंगे तो सीधी प्रिंसिपल फोकस ऐसी हो जाएगी, तो ये कभी मीट ना नहीं करती है। ठीक है, ये मीट कभी करने से, तो ये इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और, तो ये सीधी ये ऐसी चली जा रही, ये ऐसी चली जा रही। ठीक है, तो ये कभी मीट नहीं करती, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्हें जबरदस्ती मीट कराते हैं। अब इमेज तो बनानी, तो हम इन्हें जबरदस्ती मीट कराते हैं। ठीक है, तो जब जबरदस्ती इंसिडेंट रेट्स को हम जबरदस्ती मीट करा रहे होते हैं तब हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बनती है, इनलार्ज बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है। क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर। इमेज की पोजीशन क्या होती है, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सारे में क्या होता, हर केस में क्या होता कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ये इकलौता ऐसा केस है कौन सा जहाँ ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल के बीच में होता है, ये वीआईपी केस है। इसमें कैसी बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल बनती है और कैसी बनती है, सीधी। सारे कुछ उल्टा है, बस केवल ये बड़ी बनती है पिछले वालों की तरह, इनलार्ज्ड। समझ रहे, क्योंकि इन्हें हम देख रहे हैं जबरदस्ती मीट कराते हैं, इसलिए ये कैसे बनती है, वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। समझ रहे, इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा उसी तरह की इमेज बनेगी, लेकिन बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये हो गई कॉनकेव मिरर की ये सारी केसेस पूरे हो गए। ठीक है, कितना देर का वीडियो हो गया है, 1 घंटा 2 मिनट। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो इमेज कन्वेक्शन ऑफ बाय द कॉन्वेक्स मिरर के बाद हम बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग हमारा जो मिरर फार्मूला है उसके जो फार्मूलास हैं और उसकी जो साइन कन्वेंशन वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी